तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ एक अनुच्छेदों के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। वो इसलिए क्योंकि अगर आपसे किसी भी टॉपिक के बारे में कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, तो अगर आप उस टॉपिक से जुड़े हुए अनुच्छेद बता देते हो, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है एग्जामिनर के ऊपर। तो मैंने ये देखा कि संविधान में बहुत से महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, कुछ एक केंद्र सरकार से जुड़े हैं, कुछ राज्य सरकारों से जुड़े हुए हैं, कुछ जुडिशरी से यानी कि न्यायपालिका से जुड़े हुए हैं। तो एक दो या तीन पार्ट्स के अंदर कैसे भी आपको अनुच्छेद बता दिए जाएं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको केंद्र सरकार से जुड़े हुए कुछ एक बहुत ज़रूरी अनुच्छेदों के बारे में बताने वाला हूं, जिनसे कि एग्जाम्स में क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरा ये प्रयास आपके लिए हेल्पफुल साबित रहे। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जब संविधान बना था, जिसको हम मूल संविधान भी कहते हैं, उसमें 395 अनुच्छेद थे, जो कि आज की तारीख में 450 से भी ज़्यादा हैं। लेकिन याद रखिए कि मूल रूप से इसकी संख्या जो है वो 395 ही है, क्योंकि जो जुड़े हैं अनुच्छेद नए, वो क ख ग यानी कि ए बी सी के अंदर जुड़े हैं। तो मेनली जो अनुच्छेद हैं वो तो 395 ही रहेंगे। अब उन अनुच्छेदों को भी भागों के अंदर बांटा गया है, जिससे कि पढ़ने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। तो मैं भी इसको भागों में बांटने की कोशिश करूंगा, लेकिन संविधान के हिसाब से नहीं, टॉपिक के हिसाब से, ताकि आपको याद रहे कि किस टॉपिक से जुड़ा हुआ कौन सा अनुच्छेद है। तो शुरुआत करते हैं भाग 1 से संविधान के, जो कि बताता है राज्य एवं संघ के बारे में। इसमें 4 अनुच्छेद आते हैं, मतलब अनुच्छेद 1 से लेकर 4, इस एक भाग में सिर्फ 4 ही आते हैं। पहला अनुच्छेद आपको बताता है कि भारत जो है वो राज्यों से बना हुआ एक संघ है, यानी कि राज्यों से मिलकर के बना हुआ एक संघ है। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि भारत का जो ये संघ है, ये अमेरिका के संघ से अलग है, क्योंकि अमेरिका में संघीय सिस्टम फेडरल है, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्वासी फेडरल है। कहने का मतलब ये है कि भारत के जो राज्य हैं वो अमेरिका के राज्यों की तरह अलग होके नहीं रह सकते, उन्हें भारत में जुड़े रहना पड़ेगा, वो भारत का अभिन्न हिस्सा कहलाएंगे। इसको और अच्छी तरह समझने के लिए मैंने संघीय व्यवस्था पे एक वीडियो बनाई है, जिसको आप देख लेंगे तो और भी अच्छा होगा। अनुच्छेद 2 ये कहता है कि कोई अन्य राज्य है जो भारत से अलग है, मान लो कि भारत के पास कोई राज्य है जो आना चाहता है, भारत में जुड़ना चाहता है, तो वो अनुच्छेद 2 के तहत भारत में आके जुड़ सकता है। ठीक है, जैसे कोई बाहरी राज्य है वो जुड़ना चाहता है तो। अनुच्छेद 3 कहता है कि भारत में किसी भी राज्य का नाम, उसका क्षेत्र, उसकी सीमा और उसका निर्माण संसद के हाथ में होता है। मतलब संसद को ये शक्तियां होती हैं, वो किसी भी नए राज्य को बना सकती हैं। जैसे तेलंगाना एक राज्य बना था 2014 के अंदर, या फिर किसी राज्य की सीमा बदल सकती है, नाम बदल सकती है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 3 के तहत आता है। और अनुच्छेद 4 जो है वो आपको अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत बनाई गई विधियां बताता है कि इसके अंदर काम कैसे कैसे होगा। तो पहला भाग आपको संघ और राज्यों के बारे में बताता है। भाग 2 जो है उसके अंदर अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 आते हैं, जिसके तहत नागरिकता के बारे में बताया गया है कि भारत में जो रहते हैं नागरिक, वो कौन होते हैं, मतलब नागरिकता उन्हें कैसे मिल सकती है, किस हिसाब से काम होता है। देखिए, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा नागरिकता के ऊपर, क्योंकि इनको एक साथ समझना ज़रूरी है। हालांकि इससे प्रश्न बहुत ज़्यादा नहीं बनते हैं, इसलिए ये भाग उतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है भाग 3, जो कि मैग्ना कार्टा भी कहलाता है, जिसको हम मूल अधिकार वाला भाग भी कहते हैं। इसमें अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक के सारे अनुच्छेद आते हैं, जिसके अंदर मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इन अनुच्छेदों में हर तरीके की स्वतंत्रता की बातें की गई हैं। मैंने पूरे अलग से 3 पार्ट बनाए हैं इसके, जिसको आप एक एक करके देख सकते हो और सारे अनुच्छेदों को समझ सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये संविधान का, ऐसा समझ के चलिए, क्योंकि इसमें से प्रश्न तो बनते ही बनते हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अलग से जाके इन वीडियोज़ को ज़रूर देखेंगे। इसके बाद आता है भाग 4, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसको आप डीपीएसपी भी कहते हो। ये अनुच्छेद 36 से 51 तक होते हैं। इसकी भी मैंने एक अलग वीडियो बनाई है। देखिए, इसका मतलब क्या होता है, ये चीज़ समझ लो। देखिए, क्या है ना, जब संविधान बना था तो लोगों को मौलिक अधिकार तो दिए गए थे, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो लोगों को नहीं दी गई थी, क्योंकि उस समय पर राज्य सक्षम नहीं थे उतने, मतलब उनके पास पैसा नहीं था। तो संविधान में ये कहा गया कि कुछ एक ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, कुछ एक ऐसी सुविधाएं हैं, जो आगे चल के जब राज्य समृद्ध हो जाएगा वो अपने लोगों को प्रदान कर देगा। जैसे कि शराबबंदी। अब आपको पता है पूरे भारत में गुजरात है और बिहार है, दो ही ऐसे राज्य हैं जिन्होंने शराब बंद कर रखी है। तो ये उनका एक कर्तव्य है, ये उनके लिए एक सिद्धांत है जिस पे उन्हें कार्य करना होगा। बाकी राज्यों ने नहीं किया है, तो इसे आप डीपीएसपी कहते हो।
इसको और अच्छी तरह समझने के लिए जो मैंने वीडियो डीपीएसपी पे बनाई है वो आप देख लीजिए, क्योंकि वहां पे मैंने एक एक अनुच्छेद की बात ठीक तरीके से की है। याद रखिए, जो मौलिक अधिकार वाला पार्ट है और ये डीपीएसपी वाला पार्ट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से प्रश्न जरूर बनेंगे, इसलिए मैंने पहले आपको यही चीज़ें पढ़ाई थी। इसके बाद आता है 5वें नंबर पे 5वां भाग, या फिर यूँ कह लो कि चौथे भाग का ही एक हिस्सा है, जिसको आप 4K भी कह सकते हो या फिर 4A भी कह सकते हो। इसमें क्या है कि 51 में एक और चीज़ जोड़ी गई थी, मतलब 51K जोड़ा गया था, जिसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन के तहत साल 1976 में। इसके बारे में हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ। ये जो मौलिक कर्तव्य हैं ये इमरजेंसी के टाइम पे जोड़े थे इंदिरा गांधी सरकार ने, कि लोगों के कुछ मौलिक कर्तव्य हैं जिनका पालन उन्हें करना पड़ेगा। तो एक ही सादा सा सिंपल सा अनुच्छेद है, तो आपको याद करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, 51K। इसके बाद आता है राष्ट्रपति का पद, यानी कि राष्ट्रपति के पद से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। यूँ तो बहुत सारे अनुच्छेद हैं, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट आपको बता दूंगा। तो मैं एक लिस्ट बना देता हूँ यहाँ पे। एक है अनुच्छेद 52, 53, 54, 58, 61, 72, 85, 123 और 143। ये वो अनुच्छेद हैं जो राष्ट्रपति की विशेष शक्तियों से जुड़े हुए हैं। देखिए एक एक करके बताता हूँ। अनुच्छेद 52 जो है वो राष्ट्रपति के पद का प्रावधान बताता है कि राष्ट्र का एक प्रमुख होगा, एक प्रमुख चेहरा होगा जिसको हम राष्ट्रपति कहेंगे, और उसके पद का प्रावधान अनुच्छेद 52 के तहत बताया जाएगा। अनुच्छेद 53 में उसी राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से कार्य ये करेंगे और कौन कौन सी शक्तियां इनके पास होंगी। अनुच्छेद 54 के अंदर इनके निर्वाचन के बारे में बताया गया है कि इनका चुनाव होगा कैसे, क्योंकि अगर आप राष्ट्रपति बना रहे हो, राष्ट्र का प्रमुख चेहरा बना रहे हो, तो इसकी एक प्रक्रिया तो चाहिए और लोग इसको चुनेंगे ठीक तरीके से। इसके बाद 58वें नंबर पे इसकी योग्यता, कि एक राष्ट्रपति ऐसे ही तो नहीं बन सकता, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं, तो कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है क्या? तो उसकी भी एक पर्टिकुलर योग्यता होती है, वो चीज़ बताई गई है इसके अंदर। और अनुच्छेद 61 के अंदर बताया गया है राष्ट्रपति का महाभियोग, यानी कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। ज़रूरी नहीं है कि राष्ट्रपति अच्छा ही काम करे, करप्ट भी हो सकता है, मतलब भ्रष्ट भी हो सकता है। तो ऐसे में अगर उसे उसका निर्वाचन बताया जा रहा है तो उसका महाभियोग भी बताया जाएगा कि उसको हटाया कैसे जाएगा। तो आप 52, 53, 54, 58 और 61 को ऐसे याद रख सकते हैं कि पहले आया पद का प्रावधान, फिर कार्य और शक्ति, फिर उनका निर्वाचन कि भाई उन्हें चुना कैसे जाएगा, उनकी योग्यता क्या होगी और उनको हटाया कैसे जाएगा। इसके बाद 4 और अनुच्छेद हैं 72, 85, 123 और 143। ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं राष्ट्रपति की कुछ स्पेशल शक्तियों के बारे में। मतलब ऊपर कार्य और शक्ति मैंने आपको बताया, लेकिन ये स्पेशल शक्तियां हैं। कैसे? अनुच्छेद 72 देता है दंडादेश के निलंबन की शक्ति। आपने ये बात कई बार सुनी होगी कि राष्ट्रपति अगर आपको माफ़ी दे दे तो आप फांसी से बच सकते हो, मतलब राष्ट्रपति के हाथ में शक्ति होती है। तो वो शक्ति उसे किस अनुच्छेद के तहत मिली है? 72वें अनुच्छेद के तहत। इसके बाद 85वां जो है वो बताता है और लोकसभा का विघटन, मतलब यही जो है वो सत्र की शुरुआत करते हैं और ये जब भी चाहें लोकसभा का विघटन कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह लेकर। ज़रा सोच के देखिए, जितने भी सत्र चालू किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के कहने पे चालू किए जाते हैं, और वो चाहें तो कभी भी लोकसभा का विघटन भी कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीके की विशेष शक्ति है। इसके बाद आती है 123 की शक्ति। ये बिल्कुल हटके शक्ति है। वो ये है, जैसे आपको पता होगा कि जब भी कोई बिल पास होना होता है तो राज्यसभा में वोटिंग होती है उसकी, लोकसभा में वोटिंग होती है, फिर राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं। लेकिन अगर मान लो कि राज्यसभा काम ना कर रही हो या लोकसभा काम ना कर रही हो, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई अध्यादेश पारित करना हो तो राष्ट्रपति अपनी ताकत लगा के, मतलब खुद से ही एक अध्यादेश पारित कर सकते हैं, जिसमें उन्हें किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब वो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति का काम अकेले ही कर लेते हैं। ठीक है, तो 123वां अनुच्छेद आपको याद रखना है। इसके बाद 143वां आता है, जो कि ये कहता है कि अगर उन्हें किसी मसले में सलाह चाहिए हो तो वो डायरेक्टली उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। अब ये शक्ति इस तरीके से हुई कि उच्चतम न्यायालय ने जिस तरीके की सलाह भी दे, वो इस बात को माने या ना माने वो उनकी मर्जी है। मतलब उन्हें चाहिए सलाह तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें सलाह देगा, क्योंकि उनकी शक्ति है, उनके पास पावर है ये चीज़ की, और फिर वो सलाह वो चाहे माने या ना माने। तो ये भी एक तरीके की पावर है। तो ये जो नीचे के 4 अनुच्छेद हैं 72, 85, 123 और 143, इसको आप कह सकते हो राष्ट्रपति की विशेष शक्तियाँ। ठीक है, तो ये कुछ एक अनुच्छेद हैं जो राष्ट्रपति के पद से जुड़े हुए हैं। इसके बाद आता है उपराष्ट्रपति का पद। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसके अंदर सिर्फ आपको 2 तरीके के अनुच्छेद ही याद रखने हैं। एक तो अनुच्छेद 63 और एक अनुच्छेद 64।
अनुच्छेद 63 बताता है उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान। जैसे कि राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है जो 52 के तहत बताया गया है, 63 में इनके पद का प्रावधान बताया गया है। और 64वां बताया गया है कि ये राज्यसभा में सभापति के रूप में काम करते हैं। एक चीज़ आप सोच के देखिए कि उपराष्ट्रपति का काम क्या होता है। जब राष्ट्रपति उपस्थित ना हो तो उपराष्ट्रपति काम करता है। अगर राष्ट्रपति उपस्थित है तो उपराष्ट्रपति क्या करेगा, उसके पास तो कोई काम ही नहीं होगा। तो ऐसे में उसे राज्यसभा का सभापति बनाया जाता है। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि उसे जो भी तनख्वाह मिलती है, जो भी वेतन मिलता है, वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। और बाय चांस कभी मान लो कि राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है तो फिर वो काम करते हैं राष्ट्रपति का। इसके बाद अगली मुख्य कड़ी आती है प्रधानमंत्री। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारे संविधान में प्रधानमंत्री को लेके कोई विशेष तरीके के अनुच्छेद नहीं लिखे गए हैं, क्योंकि राष्ट्र का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो प्रधानमंत्री का क्या काम है। अब आप बोलोगे साहब हमारे देश में सारा काम तो प्रधानमंत्री ही करता है, सारी पावर तो उसी के पास होती है, तो उसको लेकर अनुच्छेद तो होने चाहिए ना। देखो, संविधान के अंदर प्रधानमंत्री को सिर्फ 2 अनुच्छेद दिए गए हैं, वो है एक 74 और 75। होता यह है कि 74 के तहत यह बताया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद बनाया जाता है। वो जो मंत्री परिषद होता है उसका जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, यानी कि प्रधानमंत्री होता है। मैं आपको बता दूं कि देश में जितने भी काम होते हैं ना, वो सब राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। भले वो कर्ता प्रधानमंत्री है, लेकिन जो मुख्य चेहरा है वो राष्ट्रपति का ही रहता है। ठीक है, तो जो मंत्री परिषद का हेड होता है उसे ही प्रधानमंत्री कहते हैं। और 75वें अनुच्छेद में यह बताया गया है कि मंत्री परिषद के जो मंत्री होते हैं उनके बारे में कोई बदलाव करना होता है तो वो प्रधानमंत्री करवा सकता है राष्ट्रपति को कहकर। मतलब वो सलाह दे सकता है कि इस मंत्री को रखना है, इसको नहीं रखना है, इसको ये वाला डिपार्टमेंट देना है, वगैरह वगैरह। तो ये ताकत भी प्रधानमंत्री के पास होती है। इसके बाद आता है केंद्र सरकार का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा जिसको आप संसद कहते हो। अब देखो, संसद के बहुत सारे ऐसे अनुच्छेद हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। इनको मैं 3 पार्ट्स में बांट देता हूँ। एक नंबर आपके सामने लिख देता हूँ, 79, 80, 81, 100, 105, 108, 110, 112, 116, 117। ये जितने भी अनुच्छेद आपको दिख रहे हैं ये सब संसद से जुड़े हुए हैं। लेकिन इसके अंदर पहला पार्ट में बनाऊंगा 79, 80 और 81 का। दूसरा पार्ट बनेगा 100, 105 और 108 का। और तीसरे पार्ट में ये चारों आएंगे। 79 नंबर जो है वो बताता है संसद का स्थापना और उसके गठन के बारे में, कि संसद का गठन किस तरीके से हुआ, उसकी स्थापना कैसे होती है। ठीक है, और हमें पता है कि संसद का एक हिस्सा होता है राज्यसभा। तो राज्यसभा को बताया गया है 80 के तहत और लोकसभा को बताया गया है 81 के तहत। तो इसको याद रखना बहुत आसान है कि पहले संसद का गठन आता है 79 के अंदर, उसके बाद राज्यसभा का नंबर आता है, फिर लोकसभा का नंबर आता है। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर क्या बताया गया है, देखिए 100 नंबर का जो अनुच्छेद है वो बताता है कि सदनों में मतदान कैसे होता है। देखो, आपको पता है राज्यसभा और लोकसभा के अंदर किसी बिल के लिए वोटिंग की जाती है, तो उस वोटिंग में कभी कभी क्या होता है कि जो मत हैं वो बराबर हो जाते हैं। मतलब मान लो कि 50% लोग इस पक्ष में हैं, 50% लोग उस पक्ष के अंदर हैं। तो ऐसे में निर्णायक मत कौन देता है, उसका अध्यक्ष देता है। या तो लोकसभा का अध्यक्ष होगा या राज्यसभा का अध्यक्ष होगा। हालांकि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको इजाज़त नहीं होती है, लेकिन फिर भी निर्णायक मत वो दे सकता है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 105 जो कि संसद के विशेषाधिकारों के बारे में बताता है। विशेषाधिकार मतलब देखो, संसद के जो सदन होते हैं और सदन के जो सदस्य होते हैं वो कुछ समितियां बनाते हैं। तो उन समितियों के पास कुछ ताकत होती है, ठीक है, कुछ पावर्स होती है, कुछ उनके अधिकार होते हैं। उसके बारे में 105वां अनुच्छेद आपको बताता है। और इसके बाद जो अगला वाला है वो 108 है। वो क्या बताता है कि जब मान लो कि कोई फैसला हो नहीं पा रहा है, किसी बिल को लेके कोई फैसला नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में राष्ट्रपति क्या करता है कि दोनों सदनों को साथ बैठा देता है संसद में। दोनों सदन बोले तो लोकसभा और राज्यसभा, तो उसको कहा जाता है संयुक्त अधिवेशन। तो ये भी एक तरीके की राष्ट्रपति की शक्ति ही आप कह सकते हो कि सदनों को साथ बिठा के फैसला करवाना। तो जो पहला पार्ट है वो संसद के बारे में बताता है कि संसद का गठन कैसे होता है, राज्यसभा क्या है, लोकसभा क्या है। दूसरे पार्ट में उसके मतदान, विशेषाधिकार और संयुक्त बैठक के बारे में बताया गया है। तीसरा जो पार्ट मैंने इसके अंदर बताया, जिसके अंदर 110, 112, 116 और 117 आते हैं, उसमें क्या बताया जाता है, धन के बारे में, मेनली ये फाइनेंस के बारे में होता है। 110वां अनुच्छेद आपको धन विधेयक के बारे में बताता है, जो फाइनेंस बिल होता है जिसमें राष्ट्रपति पहले साइन करते हैं, उसके बाद वो पेश किया जाता है। तो धन विधेयक का जो प्रावधान है वो 110 के तहत किया गया है।
112वें अनुच्छेद के तहत बजट का प्रावधान किया गया है। मतलब क्या होता है कि संसद ये चीज़ तय करती है मिलके कि बजट को किस तरीके से सेट करना है, जो वार्षिक वित्तीय विवरण है उसको किस तरह सेट करना है, किसमें कितना पैसा डलेगा, किसमें कितना पैसा डालना है, वो सारी चीज़ें जो हैं संसद तय करती है बजट के अंदर। इसके बाद जो अनुच्छेद 116 है वो लेखा अनुदान होता है। जो बजट से बाहर का खर्चा होता है, कभी कभी क्या होता है कुछ एक्स्ट्रा खर्चे भी हो जाते हैं, जैसे कोई आपातकालीन स्थिति आ गई तो आपातकालीन में खर्चे भी होते हैं, अलग से खर्चे भी हो सकते हैं, जैसे कोई मुआवजा हो गया, मुआवजे का जो फंड है वो हो गया। तो ये अलग जो खर्चा है वो 116वें अनुच्छेद के तहत देखा जाता है। और जो 117वां अनुच्छेद होता है वो बताता है आपको वित्त विधेयक के बारे में, मतलब उसके उपबंधों के बारे में। 110वां किस बारे में बताता है, धन विधेयक के बारे में, और 117वां किस के बारे में बताता है, वित्त विधेयक के बारे में। तो ये जो चारों अनुच्छेद हैं तीसरे पार्ट के, ये कहीं ना कहीं संसद की धन शक्ति के बारे में आपको बता रहे हैं कि धन को किस तरीके से मेंटेन करती है संसद। ठीक है, तो संसद को लेके कितने अनुच्छेद हो गए, 3 ऊपर वाले में हो गए, 3 नीचे वाले में हो गए और 4 ये हो गए, तो कुल मिला के 10 अनुच्छेद हो गए। इनको आपको अच्छी तरीके से याद रखना। इसके बाद केंद्र सरकार में 3 और चीज़ें बचती हैं जो कि काफ़ी ज़रूरी हैं, जिसमें से एक है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि आपका सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के 4 बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, 124, 131, 137 और 143। देखो होता क्या है कि 124वें अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है कि इसकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई। आपको पता है कि संविधान के साथ ही हुई थी इसकी स्थापना, कि भाई अब ये सारे फैसले जो हैं वो यहाँ देखे जाएंगे। तो 124वां अनुच्छेद वो आपको बताएगा। 131वां अनुच्छेद आपको बताता है सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकारों के बारे में। आपको पता है कि जो हमारी न्याय व्यवस्था है वो स्वतंत्र है, तो वो कहीं ना कहीं अलग तरीके से काम करती है, सरकार से अलग होकर काम करती है। तो उसके कुछ एक विशेष क्षेत्राधिकार हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट के मामलों में दखल दे सकता है, सरकार के मामलों में दखल दे सकता है। तो ये एक क्षेत्राधिकार बनता है इसका। इसके बाद आता है 137 नंबर का अनुच्छेद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है न्यायिक पुनराविलोकन। देखो क्या होता है कि आपको पता है कि संसद जो है वो कानून बनाती है, कई बार नए तरीके के कानून बनाती है। अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये कानून ठीक नहीं है, मतलब लोगों के लिए ठीक नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे संसद को चैलेंज कर देती है कि आप ये कानून नहीं ला सकते। क्योंकि मैंने आपको बताया कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, और इसी तरीके से जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो बना भी रहता है कि अगर आपकी न्यायपालिका स्वतंत्र है तो वो काबू में रखेगी सरकार को एक तरीके से। वरना अगर न्यायपालिका भी चली गई संसद के अधीन तो फिर तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में ये न्यायिक पुनराविलोकन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 137वें अनुच्छेद के तहत। इसके अलावा राष्ट्रपति में 143वें अनुच्छेद की बात हुई चुकी है। राष्ट्रपति के अनुच्छेदों में आपको पता है कि ये जो है राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, तो इनके पास ये एक विशेष अधिकार होता है एक तरीके का। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट भी एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है, जिसके 4 ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, आपको याद रखने। इसके बाद आता है एक और हिस्सा जिसको आप कहते हो महान्यायवादी। इसका सिर्फ एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 76 यानी कि 76। देखो महान्यायवादी के नाम से समझ में आ रहा है कि ये न्यायपालिका से रिलेटेड है। देखो होता क्या है कि अभी अभी मैंने कहा कि संसद कोई कानून निकालती है, प्रधानमंत्री की सलाह पर या फिर मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति ने बिल पास कर दिया, नया कानून आ गया, नया कानून लागू भी हो गया। अब होता ये है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट को नहीं आया समझ में, उन्होंने कहा कि नहीं ये कानून ठीक नहीं है, तो वो चैलेंज करती है। तो सरकार की तरफ से भी तो लड़ने वाला कोई होना चाहिए ना। तो सरकार भी अपने एक आदमी को खड़ा करती है जो कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, मतलब जस्टिस जो होता है, उसके लेवल का होता है कि भाई आप लड़ो इस चीज़ को। तो राष्ट्रपति एक आदमी को नियुक्त करता है प्रधानमंत्री के कहने पे, जिसको आप लोग कहते हो महान्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वो सरकार की तरफ से न्यायिक का मामलों में आगे लड़ता है। ठीक है, इसके बाद आता है CAG कैग, जिसको आप महालेखा परीक्षक भी कहते हो। इसके लिए भी एक ही अनुच्छेद है जिसको आप कहते हो अनुच्छेद 148। इसके तहत इसका काम होता है कि लेखा जोखा देखना। क्या होता है कि सरकार जिस भी तरीके का व्यय करती है, जो भी व्यय करती है, ये सारा लेखा जोखा देखता है, और मेनली जो जितने भी घोटाले हमारे देश में पकड़े जाते हैं उसको भी यही बाहर निकालता है। आपने देखा होगा कई सारे घोटालों में इनका नाम आपको देखने को मिलता है कि भाई इसने कैग ने आकर के इस चीज़ का खुलासा किया कि सरकार ने या फिर सरकार के किसी व्यक्ति ने यहाँ पे कोई घोटाला किया है। तो ये काम कैग का होता है। अब देखिए हो सकता है कि मैं अनुच्छेद बताने में बहुत ज़्यादा फास्ट गया हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो CAG कैग है, महान्यायवादी है, सुप्रीम कोर्ट है, प्रधानमंत्री है, संसद भवन है, या राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, या फिर मौलिक अधिकार है, या फिर DPSP है, इन सभी पे मैं अलग से वीडियोस बना चुका हूँ। मैंने आपको पहले ये चैप्टर्स इसीलिए पढ़ाए हैं
ताकि आपको बाद में अनुच्छेद समझने में कोई दिक्कत ना हो। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने वो वीडियोस देख रखी होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो केंद्र सरकार वाली प्लेलिस्ट में जाकर के प्लीज़ देख लीजिए, या फिर संपूर्ण केंद्र सरकार करके मैंने एक वीडियो बनाई है, बहुत लंबी वीडियो है, उसमें सबको मैंने मर्ज कर रखा है सारी वीडियोस को, वो भी वीडियो आप देख सकते हो, जिससे आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार के ये अनुच्छेद आपको समझ में आए होंगे और मेरा ये प्रयास आपके लिए हेल्पफुल साबित रहा होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको किसी तरीके की क्वेरी आती है, कोई प्रश्न आता है, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।